कार्यक्रम की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं जाखड़ सर और सतीश सर को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आए और मेहमानों को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। जाखड़ सर के साथ श्रीमान यूनुस खान जी का स्वागत करें। अगले चरण में सतीश सर, जाखड़ जी और श्रीमान इमरान जी, बालाजी कंप्यूटर्स के संचालक श्री गोपाल जी वर्मा का माला पहनाकर स्वागत करें। सरवण जी को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। अनमोल सर मंच पर पधारे जल्दी से। अनमोल सर और भरत सर जल्दी से आइए। रवि जी शास्त्री का माला पहनाकर स्वागत करें आप। अगले क्रम में भरत सर, जयदीप जी माहेश्वरी को माला पहनाकर उनका स्वागत कीजिए। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बड़ी सफलता के साथ कुछ असफलताएं जरूर होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि राजेंद्र उन असफलताओं से घबराया नहीं, उन आलोचनाओं से घबराया नहीं। क्योंकि जब आप पढ़ाई के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जब तैयारी शुरू कर देते हैं तो बहुत सारे लोगों का कैमरा ऑन हो जाता है कि क्या कर रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, सेलेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। और समाज के अंदर जो भी सामाजिक कार्यक्रम होता है, शादी का फंक्शन है, कोई कार्यक्रम है, तो पूछने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। और एक ही क्वेश्चन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी को रात दिन पूछा जाता है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपका सिलेक्शन हुआ, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। और इस स्ट्रगल के दौर में अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाए रखना, पढ़ाई के साथ जोड़े रखना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। और इसमें
सबसे बड़ा रोल राजेंद्र का ही रहा है। राजेंद्र ने ही अपने जीवन को, अपने जीवन की यात्रा को, अपने संघर्ष को बहुत अच्छे से समझा। आज हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, राजेंद्र का कजन है, ब्रदर है इंद्रास। उसने भी एसएससी सीजीएल की तैयारी शुरू की। बहुत होनहार विद्यार्थी है, बहुत पढ़ाकू है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ना स्टूडियस स्टूडेंट है। आज टीचर की जॉब पर कार्यरत है, गंगानगर में पोस्टेड है। उसके लिए भी जोरदार तालियां। और अब से थोड़ी देर पहले मैं क्लास में बता रहा था कि चाहे वो परिवार हो, चाहे वो एक गढ़साना जैसा क्षेत्र हो, किसी भी फील्ड के अंदर पहले सफलता मुश्किल होती है। और राजेंद्र इंद्राज के परिवार में अगर आगे इनके छोटे बहन भाई आने वाले समय में सिलेक्ट होते हैं तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये पायनियर तो बन गए हैं, ट्रेल ब्लेजर तो ये बन गए हैं। और इन्होंने एक रास्ता दे दिया कि आप टीचिंग की लाइन में जाना चाहते हो तो ऐसे ऐसे पढ़ना है जी, सीजीएल में बड़े से बड़ा एग्जाम क्रैक करना है, एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्रैक करना है, तो उसके लिए ये रास्ता है। और यही शुरुआत है। ये शुरुआत आपको भी अपने परिवार के अंदर करनी है। आपको अपने गांव का भला करना है, गढ़साना क्षेत्र का भला करना है, अपनी फैमिली के लिए यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। एक बार मेहनत करिए, 2 साल की मेहनत, उस फसल को आप पूरे जीवन काटते रहेंगे। आज 2 साल तपस्या की है एंड यू गेट अ डिसेंट जॉब इन योर लाइफ। उस जॉब पर अगले 60 साल जब तक आपकी उम्र नहीं होगी आप बने रहेंगे। और मेहनत कितने साल की? अच्छा सौदा है जी, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ते हम। इसलिए पढ़ाई ही सबसे बड़ा हथियार है जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा जिनको मैं मोबाइल पर कई बार देखता हूं, बहुत अच्छे प्रवचन भजन करते हैं, रवि कुमार जी शास्त्री। मेरा विनम्र निवेदन है कि आप आइए मंच पर और 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप बच्चों को कहिए। जय श्री राम जी। जय श्री राम। मैं एक आध्यात्मिक वक्ता हूँ, लेकिन मैं कई दिनों से सुन रहा था पाई क्लासेज में, रास्ते में पूछ रहा था हमारे बड़े भैया जयपुरी महेश्वरी, कि अब पाई का अर्थ क्या है, वो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। रियल बात नहीं है, लेकिन शब्द बड़ा अच्छा लिया, एक हट करके लिया हुआ पाई क्लासेज जो जाकर ली, तो मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत दिनों से इनका नाम सुन रहा था। एक हमारे यहाँ कहावत है कि तुझे भी शुतुआ भोदिया कीर्ति कर्णो च तृप्तो नहीं चक्षु में तयोर विवादम परस्तु कामा समागतो हम बहुत रचना है। दुरे भी शुतुआ का मतलब ये है कि किसी अन्य व्यक्ति या अन्य कोई इंस्टीट्यूट है या कोई कोचिंग क्लास है, उसके बारे में अपने सुनते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रही है, तो सुन रहे हैं, उसको देखा नहीं। दुरे पे शुतुआ, कानों ने सुना लेकिन आँखों ने कभी विश्वास नहीं किया कि इतने सिलेक्शन पाई ने दे दिए, जाकर क्लासेज ने दे दिए, तो कभी मौका मिला नहीं। तो कर्णो च तृप्तो नहीं चक्षु में तयोर विवादम, दोनों में विवाद छिड़ गया। किसमें? कान में और आँख में, कि कभी उनके दर्शन करके आएंगे तो ही देखेंगे उस क्लासेस का क्या हाल है, कैसे स्टूडेंट है, कैसे टीचर है। तो आप सभी की भुजिया कीर्ति को देखते हुए समागतो हम दर्शन आए हैं, और भगवान की कोई अन्य कृपा ही थी, आज मैं घर पे ही था तो इन्होंने बुलाया मेरे को। आप लोगों के दर्शन पा रहे हैं, तो जैसा सुना था वैसा पाया। तो मैं सिर्फ एक ही श्लोक के अंदर आप सभी को बताना चाहूँगा कि कुछ भी बनना चाहें उसमें 5 सूत्र हैं चाणक्य नीति के, अभी आपने पढ़ी हो। 5 सूत्र कौन से हैं? अगर उनको अपना लें तो जो आप बनना चाहें वो बन सकते हैं, इसमें कोई दोरा नहीं है, क्योंकि सब चीज़ें हमारे भीतर ही हैं। और वो 5 कौन से सूत्र हैं उसको थोड़ा आप ध्यान से सुनेंगे तो अच्छी बात है। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। अर्थ जानते हैं इसका? कोई जानता है इसका? जानता हूँ। काक चेष्टा मतलब कौवे जैसा ध्यान होना चाहिए। कुत्ते जैसे। विद्यार्थी में पहला गुण कौन सा होना चाहिए? कौवे जैसा ध्यान होना चाहिए। आप रोटी रख दो और कौवे ने उसको देख लिया कि ये रोटी पड़ी है, तो वो बार बार चेष्टा करेगा। आप पास में खड़े हो लेकिन वो उसको कॉपी करके ही छोड़ेगा नहीं। काक चेष्टा बको ध्यान। बगुले को आपने देखा होगा पानी में एक टांग पे खड़ा होता है या नहीं होता? वो बड़े ध्यान से देखता है नीचे, और जैसे ही उसको अपना शिकार मिलता है वो हिलता नहीं डुलता नहीं, कैसे
कोई एक्टिविटी नहीं होती उसके अंदर, और जैसे उसने अपने शिकार को देखा वैसे ही वो उसको पकड़ लेता है 1 मिनट में। तो ध्यान कैसा होना चाहिए? बोलो भाई, बगुले जैसा। बगुले जैसा ध्यान। जब हम स्टडी करने के लिए बैठते हैं तो हमारा ध्यान केवल स्टडी में ही होना चाहिए, बगुले जैसा ध्यान। और बको ध्यानम श्वान निद्रा, विद्यार्थी को सोना कैसे चाहिए? श्वान कहते हैं कुत्ते को। कितनी भी गहरी निद्रा में वो क्यों ना हो, उसके पास से कोई निकल जाए तो फट से खड़ा हो जाता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो कुंभकर्ण की नींद सोए होते हैं, ऊपर से कुछ भी निकल जाए अपने को पता ही नहीं चलता। तो श्वान निद्रा थे। चौथी बात क्या है? अल्पाहारी। अल्पाहारी का मतलब क्या है कि उससे कम खाना चाहिए। अगर आप ज़्यादा खाओगे तो नींद ज़्यादा आएगी, और नींद ज़्यादा आएगी तो आप पढ़ नहीं पाओगे। तो विद्यार्थी के अंदर चौथा गुण होना चाहिए अल्पाहार। और दूसरा क्या है, 5वां अंतिम नियम क्या है? गृह त्यागी। शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हम लोग कहीं गृह त्याग करके भी जाना पड़े तो हमें जाना चाहिए। लेकिन गृह जब त्यागते हैं, अपने छोड़ते हैं, तो पीछे गृह के अंदर माता पिता, एक मैं धानी में गया था, अभी एग्जाम था मेरा कहीं सूरतगढ़ के अंदर, तो एक धानी में मैं गया। थोड़ी सी कड़वी बात है बेटियों के लिए, कह दूँ है? मुझे बड़ा फील हुआ उस बात को। मैं धानी में गया और वहाँ पेरेंट्स से मैंने पूछा कि बच्चा क्या कर रहा है? बोले BSc कर रहा है। वो बेटियाँ बोले 10th क्लास तक का स्कूल था, विद्यालय था गांव के अंदर, और उसके बाद में हमने पढ़ाया नहीं। तो मेरे को बड़ा फील हुआ कि आप बच्चे को तो BSc करवा रहे हैं, B.Ed करवा रहे हैं, और बच्चियों को आप पढ़ा नहीं रहे। तो उनका जो कारण मेरे को बताया गया, मैं शॉक्ड हुआ कि वास्तविकता यही है कि आज जमाना नहीं है। इसका मतलब विश्वास चला गया। क्या चला गया? तो आप लोगों को आपके पेरेंट्स ने बाहर भेजा है बेटियों को, एक विश्वास पे भेजा है नहीं? तो आप उस विश्वास पर रहिए और उनको विश्वास दिलाइए और आगे बढ़ते जाइए। फिर पुनः बस इतना ही मैं कहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप लोग सभी आगे बढ़िए। तो एक कहावत है, ये तो मेरे को आता नहीं, गॉड ब्लेस यू विद लव दैट आई मेक्स टू एवरी डे एंजॉय टू लिव। कुछ भी करो एंजॉय के साथ में करो, सीरियस होकर के नहीं, टेंशन लेकर के नहीं। कोई भी कार्य करते तो एंजॉय के साथ। उन्हें पाई क्लासेज और जाकर क्लासेज को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप सभी को। जोरदार तालियों के साथ में गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। थोड़ा जोर से गुड आफ्टरनून बोलिए। गुड आफ्टरनून। थैंक यू जाकिर सर एंड थैंक यू जाकिर क्लासेस एंड पाई क्लासेस फॉर इनवाइटिंग मी हियर टुडे। और इतना अच्छा प्रोग्राम मुझे लग नहीं रहा था, लेकिन सर ने बोला जब छुट्टी आ रहा था कि जब भी आओ तो बताना, तो आपके लिए प्रोग्राम करें। तो मैंने कहा सर आ जाएंगे अपने क्या। तो थैंक यू जाकिर सर अगेन फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सो वैसे तो सर ने मेरे बारे में आवाज पहुंच रही है क्या? बोलो। नहीं आ रही क्या टूटी? वैसे तो सर ने बता ही दिया मेरे बारे में जो भी बताना था इंट्रोडक्शन, लेकिन फिर भी मैं एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सो मेरा नाम राजेंद्र कुमार है और मैं 28 AS घरसाना का रहने वाला हूँ। और मेरा इस साल SSC CGL 2025 से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रक्षा मंत्रालय के पद पे चयन हुआ है। और मैं इस सफलता का श्रेय अपने पिताश्री, अपनी माता और समझ जाकर क्लासेज और पाई क्लासेज और उन पूरे स्टाफ को देना चाहूँगा, और गजानंद को भी, वो अकेला सोचे हो आज। तो मैंने अपनी जर्नी की स्टार्टिंग की थी 2019 के टाइम पे। जब 2019 में, उससे जस्ट पहले मैंने सबसे पहले, जैसे सर ने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा पहले कंफ्यूज था कि एयरफोर्स की तैयारी करूं या फिर SSC की या कोई और फील्ड की। तो उस टाइम मैंने एयरफोर्स का X ग्रुप का एग्ज़ाम दिया था। तो उसके अंदर 70 नंबर का पेपर होता था वो, और जो अभी अग्निवीर हो गया था। अभी आप शायद जानते होंगे अग्निवीर में जो भर्ती आती है आर्मी की, एयरफोर्स की और नेवी की, तो वो कंबाइंड आती है, बट पहले अलग से आती है। तो उसके अंदर मेरे 70 मार्क्स में से
उस टाइम इंग्लिश जैसे 20 नंबर की होती तो उसमें है मेरे 5 नंबर से, तो वो भी तुक्के से आ गए क्योंकि उस टाइम इंग्लिश आती नहीं थी। अपने गांव के बंदे हैं तो अपनी इंग्लिश इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है। तो उस टाइम मतलब बहुत बुरा लगा कि पहला ही पेपर दिया और वही इतनी बुरी तरह से फेल हुआ। उसकी मेरिट ही 70 में से 30 नंबर जाती थी। तो फिर उसके बाद मैं जाकर सर से मिला। पापा ने बताया कि हमारे परिवार में लालचंद सर हैं जो कि इंग्लिश पढ़ाते हैं। वैसे उससे पहले मैं जानता नहीं था इतना। तो फिर जब सर के बारे में पता चला तो मैंने सर को कॉल करके पूछा कि सर इंग्लिश करनी है, और मुझे तो इतना कुछ आता नहीं है। तब तो मुझे ये भी नहीं पता था कि साइनो एंटो क्या होते हैं, तो मैं इतना ही अपने को पता होता है विलोम शब्द होते हैं। बट उस टाइम पेपर में आए थे ऐसे साइनोनिम इसका क्या है, एंटोनिम क्या है। मैंने कहा ये क्या होता है, मुझे अपने को कहाँ पता होता। उस टाइम उस जो प्लेस से मैंने स्टार्टिंग की यानी एकदम बॉटम से, तो सर के साथ 2019 में मैं कोचिंग आया। तो उस टाइम सर का जो पढ़ाने का जो इंगेजिंग तरीका है ना, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे ऐसे लगता है इंडिया के वन ऑफ द टॉप टीचर्स में अगर सर होते ना ऑनलाइन तो आज होते हो। उतना इंगेजिंग तरीके से पढ़ाते हैं। उस टाइम सर के पास मैंने 5 महीने में कोर्स किया था पूरा, और 5 महीने का कोर्स सर के पास करते ही पूरा कोर्स मैंने शुरू से, ऐसा होता है ना अपने कि शुरू में तो बहुत जोश होता है, सारे के सारे अपने आते हैं, लेकिन वही क्लास के एंड तक वही 4-5 बंदे बचते हैं मुश्किल। उन 4-5 बंदों में मैं भी था। जैसे लवप्रीत था, गजानंद था, तो हम सब उसी टाइम से तैयारी करते हैं। वैसे गजानंद मेरा सीनियर है, उससे पहले तैयारी करता है। लवप्रीत भी सीनियर है। तो उस टाइम उसके जस्ट बाद जो 5 महीने मैंने तैयारी किया सर के पास, उसके जस्ट बाद मेरा एग्ज़ाम था। और मेरी आदत थी कि सर जो क्लास में पढ़ा देते ना तो मेरे को उसी टाइम याद हो जाता। तो सर का तरीका ही ऐसा था पढ़ाने का, और मेरी शायद थोड़ी मेमोरी शार्प होगी। तो मैं जो सर बोलते थे हर तीसरे-चौथे महीने सर ने बोला कि किसने कितनी बार सिलेबस रिवाइज किया है, तो मैंने हाथ नहीं खड़ा किया। सर ने बोला 1 बार करने वाले, फिर सर ने बोला 2 बार 4 बार, मैंने किसी में हाथ खड़ा नहीं किया। तो सर फिर मेरी तरफ देख के फिर आंखें निकाल रहे कि कुछ तो 1 बार तो किया होगा एटलीस्ट। तो मैंने कहा सर मैंने नहीं किया। लेकिन उसी टाइम मैंने एग्ज़ाम दिया है, तो उसका 10 सितंबर में एग्ज़ाम था, और वही एग्ज़ाम मेरा अच्छे से पास हुआ, और उसमें इंग्लिश में 20 में से 18 नंबर थे मेरे। तो उस टाइम मेरे को ऐसे लगा ना कि मतलब इतना आराम से अगर मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, सर का जो पढ़ाने का इतना अच्छा तरीका है। उसके बाद मैंने सर से और मैं पढ़ता रहा, और वो क्या है वो सब कुछ स्ट्रॉन्ग किया। उसके बाद एक सब्जेक्ट के दम पे आज मुझे इतना कॉन्फिडेंस उस टाइम मिला ना कि मतलब मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। मैंने 2020 के बाद जो कोरोना के बाद एक एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया था, और वो एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हो चुका था। मेरा फाइनल सिलेक्शन था, लेकिन उसका कभी रिजल्ट नहीं था क्योंकि उसके बाद अग्निवीर आ गया। तो जो हमारा सिलेक्शन हुआ था, हम वेट कर रहे थे कि अब नौकरी लगेगी, वो सारी वेबसाइट ही ख़त्म कर देगा। वो सारी वेबसाइट गायब हो गई। उसके बाद अग्निवीर आ गया। उसके बाद से ऐसे डिफेंस से मन हट गया था कि मतलब यहाँ पे तो नहीं करते। फिर सर ने बोला कि SSC की तैयारी करते हैं, और जब देखा सारे सर के जो सिलेक्शन थे, जो सीनियर्स थे कि सर इतना सही से पढ़ाते हैं, यहाँ पे पूरी व्यवस्था थी, तो उसके बाद मैंने CGL का स्टार्ट किया। मैंने सोचा कि मतलब कुछ बड़ा ही सोचते हैं, ऐसे छोटा नहीं कि CDM देंगे, नहीं सीधा CGL ही देंगे। उस टाइम पहली बार मैंने CGL दिया था जब मैं मेरी नानी गाँव में था। उस टाइम मुझे सिर्फ इंग्लिश आती थी। मैंने 2021 का CGL दिया था सबसे पहला, और उसमें मेरे इंग्लिश में प्री के अंदर जो 200 मार्क्स का होता है, और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन थे 50 नंबर के, उसमें से मेरे 48 नंबर आए, 24 सही हो गए पहले एग्जाम में। तो मुझे तब तक टाइम तक ये नहीं था कि पैटर्न इंग्लिश का होगा क्या, मतलब क्वेश्चन पूछने के हर एग्जाम के तरीके अलग होते हैं। मैंने सिर्फ एयरफोर्स का दिया था, लेकिन मुझे मतलब इतना अनबिलीवेबल लगा कि मतलब पहला एग्जाम और सिर्फ इंग्लिश आती है। मुझे ऐसा नहीं कि मैथ वगैरह अर्थमेटिक नहीं आती, मेरे को वैसे तो एडवांस मैथ आती है क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मैथ का है, लेकिन वो इंग्लिश का और वो तो उसका वही मेरा पहला एग्जाम में पास भी हो गया। मैंने कभी CGL की तैयारी नहीं की, लेकिन फिर भी मैंने प्री पास कर लिया। और उसके बाद मेंस में 200 नंबर की इंग्लिश आती है, और 21 वाले मेंस में मेरे 200 में से 180 नंबर थे। उस टाइम इतना मतलब लगा कि यार 200 में से 180 भी आ सकते हैं अपने, वो भी इस गांव के क्षेत्र से अपने पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, और उसके बाद सरकारी कॉलेज में पढ़े हैं, फिर भी और इस इतना कुछ इंग्लिश से नाता नहीं रहता है। और सर के अलावा मैंने और कहीं से प्रिपरेशन ज़्यादा कुछ की भी नहीं है। आज मेरी इतनी आदत है ना, मैं कभी इंग्लिश पढ़ता ही नहीं एग्ज़ाम से पहले। आज भी मैंने अब CGL 25 का एग्ज़ाम दिया है,
तो उसके अंदर ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मैथ पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे मैथ कमज़ोर लगती है। इंग्लिश में आज भी मेरे 127 नंबर है 135 में से, मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं। तो सर का जो पढ़ाने का तरीका इतना अमेजिंग है ना, आप भरोसा कर सकते हो। मैंने अभी तक लगभग, मुझे अब याद भी नहीं है कितने एग्ज़ाम दिए होंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम फेल होते हैं, बहुत सारे पास होते हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा सिग्निफिकेंट रही है कि हमेशा इंग्लिश में मैंने 90% से ज़्यादा ही मार्क्स स्कोर किया। मैं जब भी पेपर दे के आता तो सर को आंसर की आते बताता, तो सर को मैं बताता कि स्टेनो में मेरे 100 में से इंग्लिश में मैंने 90 क्वेश्चन सही किए थे। उसके बाद CQ में मेरे प्री के अंदर इंग्लिश में 50 में से 49 थे, और उसके बाद CQ मेंस भी 200 नंबर की इंग्लिश होती है, उसमें भी 180 है। उसमें मेरी CQ में ऑल इंडिया रैंक 20 बन रही थी, सिर्फ एक इंग्लिश के दम पे इतना स्कोर आता है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मतलब एक सब्जेक्ट बंदे को कितना कॉन्फिडेंस दे सकती है और कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकती है, कि आज मुझे आपके सबके सामने खड़ा होकर और इतना बोलने का मौका मिल रहा है। और यही तो फीलिंग है, इसी के लिए अपनी तैयारी करते हैं। तो वही बात है कि हमेशा सबसे हाईएस्ट पॉइंट का सोचना चाहिए और उसी के लिए उतनी डबल मेहनत करनी चाहिए। और जस्ट टीचर पे भरोसा करोगे जितना, उतना ही अपने सीख पाए। मैंने सर पे भरोसा करके पढ़ा और सर इतना सिखा सकते थे, मैंने सब सीख लिया। तो वही फिर भी गुरु तो गुरु ही होते हैं। सर आज भी मेरे से ज़्यादा ही जानते हैं। सर पढ़ाई करते थे, लेकिन वही बात है कि सर से ऊपर तो नहीं हो सकते अपने। तो थैंक यू सर फॉर गाइडिंग मी टू गेट हियर एंड गेट दिस पोस्ट। थैंक यू सर। रिगार्डिंग तैयारी का CHSL MDS जो भी SSC का फील्ड हो तो आप पूछ सकते हो। मतलब कौन कौन है जो SSC की तैयारी करता है? हाथ खड़े करें। अच्छा 3 4 5 6 7 भाई तू भी तो करता है SSC की तैयारी। आगे आ जा। अब भाई माइक नहीं है, क्या करें? आवाज यहाँ से तो नहीं आ रही, आपने जो पथ का झंडा गाड़ा ना वहाँ से आई है। और जो वो जो आवाज है ना, वो गूंज अलग ही होती है। यही है सर, वही कहते हैं ना, उसी गूंज की जरूरत है हर युवा से। वो कहते हैं वर्क इन साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। ये आवाज आई ना, आपने किक दो ना, क्या मतलब जो आपने आज तक जो किया है ना, रहा नहीं जाता कि खड़ा होता ना, तो उससे थोड़ा रहा नहीं जाता। आपकी एक किक बताओ इनको। जैसे हम बिजनेस करते हैं, तो मैं भी बिजनेस में निकला हूँ, तो बहुत सी चीज़ें आती है जीवन में युवा को, क्योंकि गुरुजन तो आपके साथ रहते हैं, पेरेंट्स भी साथ रहते हैं। और पेरेंट्स क्या होता है कि थोड़ा अनकम्फर्ट फील होते हैं, क्योंकि उनकी जो परवरिश है अलग तरीके से होती है, उनकी मेंटली अलग तरीके से होती है। आप जब तक उनको ये क्लियर नहीं कर पाओगे कि मैं कर दिखाऊंगा, तब तक वो आपके साथ में पॉजिटिव कम रहते हैं, है कि नहीं? और वो क्यों रहते हैं कि उनको तो आपकी भविष्य की चिंता रहती है कि कहीं बेटा पढ़ाई में ना रह जाए, आगे करेगा क्या भविष्य में, किस लेवल पे जाके कहाँ अटकेगा। हम यहाँ तक रहे तो हमें पता है कि हम आज क्या है, फार्मर बन के रह गए, बहुत सी चीज़ें होती है। और गुरुजन भी बोलते हैं कि बेटा तू पढ़ाई कर, एक दिन सिलेक्शन होगा ही होगा। लेकिन फिर भी क्या होता है कि यार दोस्त से, रिश्तेदार से जो होते हैं ना टोट के कमेंट करने वाले, वो सामने आमने इर्द गिर्द इतने होते हैं कि पॉजिटिव 2 लोग होते हैं और 98% मतलब आपकी तरफ नेगेटिव होते हैं, वो आपकी तरफ नहीं होते, क्योंकि उनको सफलता ग्राउंड पे दिखती नहीं है। वो सफल होने के बाद अभी हाथ खड़े कम क्यों हो रहे? क्योंकि वो आपसे पीछे चले गए, वो आपसे अलग हो गए, आप कंटिन्यू नहीं करते रहे, वो आपके वो हटते गए। गुरुजन बोलते हैं कि भाई पढ़, वो 1-2 साल के लिए थक गया, नहीं तो अभी हाथ यहाँ घटना पूरा नहीं खड़ा करता है कि नहीं? ये स्वागत नहीं है, ये आपका गुरुजन का स्वागत है। स्वागत हम बताएंगे आपको क्या होता है, जो आपके जैसे स्टूडेंट झंडा गाड़ते हैं और हमें फील होता है, फक्र होता है। लेकिन आपने जो इनको मैनेज किया ना, वो कैसे किया वो बताओ, वो इनके लिए किक का है। हाँ, सबसे बड़ी बात पता है, तैयारी करने के लिए जो सर ने बोला कि क्या तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने खुद में कॉन्फिडेंस है ना, वो सबसे मेन चीज़ है। तो अपने को ये होना चाहिए, मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि एक दिन मैं कुछ करूँगा, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना है ना, अगर तो उसके लिए अपने को सक्सेस लेनी पड़ेगी।
अपने इस क्षेत्र से अगर अपने को इतना कॉन्फिडेंस है ना अपने कर लेंगे, तो अपने को मैनिफेस्ट करना है कि अपने को कहाँ अपने को इमेजिन कर रहे हैं। तो मैं हमेशा अपने को टॉप पे इमेजिन करता था। यहाँ पे जब क्लासेस में आता था तो मैं सोचता था कि मेरे से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। जितने मार्क्स जो भी सीनियर्स होते थे, जो मेरे से पहले मान लो मॉक्स में 140 मार्क्स भी लाते थे, तो मुझे लगता था कि मैं इनसे ऊपर लेके आऊँगा। उसके बाद में 170 की लेके 180 हर एक को बीट किया मैंने, और उस तरीके से जॉब मिलती है। तो हमेशा कॉन्फिडेंस एकदम टॉप लेवल का कि मेरे से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। क्या बात, ये सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा किक है इंसान का। ये जो किक है सबसे बड़ा किक है। आप जिस फील्ड में हो ना, उस फील्ड के अपने आप के अंदर धुरंधर होना चाहिए कि ये मैं इस फील्ड के अंदर हूँ तो मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मैं जब चाहूँ उसको हाईटेक कर सकता हूँ। आपने अगर कम मार्क बने, कभी डिमोटिवेशन हो गया, तो आपको ये लगा अंदर से कि नहीं अगली बार 10 ना 2 बने उसको भी तोड़ना है। और एक एग्जाम फेल हुआ मेरा, उसके बाद मैंने सब एग्जाम दिए। और गुरुजन इतना क्यों कर पाया है? क्योंकि ये भी ये सोचते कि पाई क्लासेस और दाखिल क्लासेस ऊपर कोई नहीं है, तब ये सिलेक्शन हो पाता है। अगर कोई सोच लेता ना कि हाँ हम तो कर ही नहीं पाएंगे, हो ही नहीं सकता, सिलेक्शन होते ही कहाँ है, भर्तियाँ रिजेक्ट हो रही है, रास्ता एक बंद होगा ना तो 10 रास्ते निकलते हैं। जैसे भाई साहब ने बोला था कि मस्ती से काम करो, ये भी एक किक है। जितना आदमी माइंडली फ्रेश रहेगा उतना ही ज़्यादा सक्सेस रहेगा। आप यहाँ बैठे हो टेंशन नहीं होती है, वो पढ़ाई यहाँ कर रहा है टेंशन नहीं होगी। ये बिजनेस में होता है, ये पढ़ाई में होता है। कामयाबी का ट्रैक एक ही है, लगन से करो, मेहनत करो। ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ऐसे युवा में चाहिए और चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। ऐसी पाई क्लासेज है ना, अगली बार मैं आऊँगा ना बच्चा, तो यहाँ पे ये स्टूडेंट तो है ही यही जो घर बैठ गया ना थक करके, वो भी यहाँ दिखने चाहिए। और उनकी सफलता के पीछे आप सबका हाथ रहेगा ना, यही हमारे लिए सक्सेस है। थैंक यू। अब मैं चाहूंगा कि राजेंद्र इस बात को भी सभी के साथ शेयर करें कि एसएससी सीजीएल 2025 एएसओ, तो आप में से कई विद्यार्थियों को ये पता नहीं चल रहा होगा, और आप घर पे जाके बात करेंगे तो आप बताएंगे कि बड़े पद पर हुआ पता नहीं कहाँ। तो मैं चाहूंगा कि वर्क प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल भी आप बताएं, पद नाम बताएं, कहाँ आपकी पोस्टिंग रहेगी, ट्रांसफर की क्या सिचुएशन से रहेगी, और पे स्केल भी अगर हो सके तो थोड़ा बता दीजिए, ताकि वो भी तो बड़ा मोटिवेशन है। तो अभी मेरे को जो पोस्ट मिली है वो जो सीजीएल की टॉप पोस्ट होती है उनमें से ही है। जैसे सीजीएल में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, अभी मैं इनकम टैक्स में पोस्टेड हूँ मुंबई के अंदर। तो अभी उधर से मेरा इस बार ही एएसओ के पद पे चयन हुआ है। तो एएसओ होता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सहायक अनुभाग अधिकारी होता है। तो ये रक्षा मंत्रालय के अंदर। इसमें जो मोस्टली क्या है कि शुरू के अंदर आपको क्लरिकल वर्क रहता है, और जो मतलब ऑर्डर्स बनाए जाते हैं मिनिस्ट्री की तरफ से, तो उन ऑर्डर्स को अपने को बनाना होता है। उसके बाद जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, जो बड़े अधिकारी होते हैं, उनके साथ में रह के उनके मार्गदर्शन में चीज़ें करनी होती है। और जैसे जैसे अपना एक्सपीरियंस लेते जाते हैं वैसे अपने प्रमोशंस होते हैं। फिर धीरे धीरे 2 से 3 प्रमोशन होते हैं, जिसके बाद अपने अंडर सेक्रेटरी, उसके बाद से जो डायरेक्टर लेवल तक पहुँचते हैं इस पोस्ट में। तो इसमें सबसे पहले पे स्केल होता है, लेवल 7 होता है। इसमें जो सैलरी बनती है ग्रोस मंथली जो इन एंड आएगी, क्योंकि अभी वो टैक्स स्लैब हटा दिया है, 12 लाख तक का कर दिया है। इसमें जो मंथली बनती है 82,000 बनती है इन्हें। और इसकी जो पोस्टिंग है वो लाइफ टाइम दिल्ली रहती है। तो दिल्ली में जो भी मंत्रालय रहेंगे उन्हीं में पोस्टिंग रहेगी, और वही रहता है कि उसके बाद जितना होता है जिम्मेदारियाँ, एक्सपीरियंस बढ़ते हैं, तो फिर वही जो वहाँ पे मिनिस्टर्स होते हैं, उनके जो पार्लियामेंट में क्वेश्चंस होते हैं उनको तैयार करना, और ये सब चीज़ें जो धीरे धीरे पद के साथ जिम्मेदारियाँ बढ़ती है, तो वो सब चीज़ें होती हैं। तो यही इसकी वर्क प्रोफाइल है, और इसका पे स्केल फिर जैसे प्रमोशन है बढ़ते जाते हैं। तो हाईएस्ट यही होता है, लेवल 7 होता है। उसके बाद ये जो एंट्री पोस्ट है, इसके बाद में जो प्रमोशन है वो एक और मेरा क्वेश्चन शायद इनका भी होगा कि राजेंद्र, लोग पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, और बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने के लिए दिल्ली जाते हैं। आप एएसओ बनकर दिल्ली जा रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है कि सर मैं तो अधिकारी लग के ही दिल्ली जा रहा हूँ? सर ये चीज़ होती है, अपने सबको हमेशा कहीं ना कहीं ये तो रहता ही है कि मतलब इतने घरसाना के अंदर रह के और अपने इतने बड़े पद पे जा सकते हैं। ये तो हमेशा रहता है कि ये जस्ट एक इल्यूजन है, या फिर अपने जस्ट इमेजिन कर सकते हैं, सोच रहे हैं, पर ये छलावा होगा नहीं।
लेकिन होता है, बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली में पढ़ते हैं। अब मेरे साथ में जो कलीग्स हैं वो बहुत सारे हैं जो दिल्ली के ही है, वहाँ से पढ़ते हैं, लेकिन आज भी वो वहाँ पे जो पोस्टेड है मेरे से छोटी पोस्ट पे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता अपने कहाँ से है। वो जिन्होंने लाइफ टाइम दिल्ली एजुकेशन की है, किसी ने मुंबई, लेकिन वो भी इधर कहीं ना कहीं उनसे मैंने बड़ा पद लिए इस बारी। अपने जो मैंने प्रिपरेशन है यहीं पे रह की, तो वो सबसे मेन होता है ट्रस्ट कहीं पे। सर पे अगर ट्रस्ट करके यहाँ से अपने पढ़ाई करें अच्छे से, तो ट्रस्ट मैटर करता है। अपने को इंग्लिश के लिए सर के अलावा अपने को कुछ ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैथ है, तो मैथ के अंदर किरण जो PYQ की बुक है उसको सॉल्व कर लो। SSC में PYQ के अलावा एक भी क्वेश्चन नया नहीं आता। मुश्किल से कोई 2-4 क्वेश्चन अगर आ गए तो वो बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा पैटर्न वही रहता है। तो जितना प्रैक्टिस करते हैं अपने उस किताब को 10 बार 15 बार जितना निकाल सकते हैं ना उतना निकालो। उसके अलावा रीजनिंग और GS है जो कि हर कोई पढ़ सकता है। तो ये तैयारी यहाँ पे भी रह के कर सकते हैं। इसमें फोमो नहीं होना चाहिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अपने को कुछ ऐसा है जो कम मिल रहा है और किसी और को बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने सब वो सारी सुविधाएं, वो सब सिलेबस और वो सारा कंटेंट यही मिल जाएगा जो अपने सोचते हैं दिल्ली के अंदर मिलेगा। और वहाँ पे एक चीज़ बड़ी, मतलब एक तरीके से बहुत बड़ी बात है घरसाना के लिए, सर का जो सिलेक्शन रेशन है वो सबसे ज़्यादा है। दिल्ली के अंदर कोई अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में 10,000 बंदे होंगे ना, उनमें से मुश्किल से 50 सिलेक्शन होते हैं। और सर के पास जब हम लोग आए थे ना, तो हम लोग अगर 50 बंदों की क्लास होती है ना, उसमें से 10 सिलेक्शन होते हैं। तो आप परसेंटेज निकाल के सोच लीजिए सिलेक्शन रेशो किसका ज़्यादा है। तो ये बड़ी बात होती है, खुद पे जो भरोसा है और सर पे भरोसा करके चलना है, पक्का कुछ ना कुछ सक्सेस मिलती है। जो सर से लास्ट तक जुड़ा है ना, ये सब जो बंदे लगे हुए हैं ना, वो चाहे कितनी क्लासेस खत्म हो गई, आज भी देखो गजानंद आ रहा है ना, आज भी सर से जुड़ा हुआ है, 4 साल हो गए उसको। वो पक्की बात है कि इस साल नहीं तो अगले साल वो 100% सिलेक्शन लेगा। नवप्रीत है, उसने सिलेक्शन लेके जॉब छोड़ी हुई है। वो बात है, सर के साथ जो कनेक्ट रहे, हम भी मेंटरशिप में आते थे सर के पास, ऐसा नहीं है कि कोई क्लास में बैठते, सर के साथ ही बैठ के वो क्या हम लोग याद करते थे। वो जो कनेक्शन रहता है ना, तो एक ना एक दिन सबको बड़ी पोस्ट मिलती है। और ये सब है ना सर के साथ कनेक्शन में आज भी कनेक्टेड है सर से, और आज भी अच्छे से सबकी बातें होती है। और वो जो सिलेक्शन मिले हैं सबको लेवल 7 ही मिला है मोस्टली। एक चीज़ है कि बहुत बड़े बड़े सिलेक्शन है, दिल्ली वालों को तो ऐसे लेवल 4 MTA TT इसमें भी जाते हैं। सर के पास हैं जो सारे के सारे ये लेवल 7 वाले हैं, जिसके लिए सब तरसते हैं। और ऊपर से मोस्टली की तो होम पोस्टिंग करा था, तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब उसके लिए टॉप रैंक चाहिए सबको। और हाँ, ये तो सही है। अपने कोई देखो फर्स्ट टाइम अपने को कोई एग्ज़ाम देना है, तो ये तो है नहीं कि अपने पहले में सक्सेस मिलनी मुश्किल होती है। फेलियर्स बहुत आते हैं। मतलब मैंने भी एग्ज़ाम बहुत पास किए, लेकिन जॉब यही जाके रीजन में पहली बार, तो वो होता है फेलियर का डर। अभी ये भी चीज़ है, अपने को कंपेयर करना चाहिए। अपनी जनरेशन में जो गवर्नमेंट जॉब्स का जो क्रेज़ है और जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ज़्यादा है। आजकल जो अभी कट ऑफ जाती है इसमें मोर देन 80% जाती है, तो 100% मार्क्स है उसमें 80%, तो बहुत मुश्किल है मार्क्स अपने करना। इसलिए सबसे मेन चीज़ है ना, अपने को ये नहीं सोचना कभी कि सिर्फ एग्ज़ाम पास करना है। हमेशा ये सोचना है मुझे टॉप करना है, मतलब रैंक लानी है अच्छी। अब डीमोटिवेशन देखो, जब भी डीमोटिवेशन होता है ना, ये याद करना चाहिए कि अपने शुरू क्यों किया था। सबसे बड़ी बात है क्यों शुरू किया था, वो चीज़ है कि हमेशा यही याद रखना है कि एक बार फेलियर होगा। हमेशा लगता है कि छोड़ देते हैं, सबको होता है, स्पोर्ट्स में होता है, अपने एजुकेशन में होता है, हर चीज़ में, लेकिन छोड़ना नहीं है। सबसे बड़ी बात है इमेजिन करते रहना कि अपने को वहाँ पहुँचना ही है, चाहे कुछ भी होते हैं। सब फेल होते हैं, सिर्फ सक्सेस याद रखते हैं। मैं कितने एग्ज़ाम, मैंने कोई 20-25-30 एग्ज़ाम दिए, मेरा CGL 24 में भी नहीं हुआ। हालांकि उसकी रीज़न है, उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ था, तो एक दिन मेरा सेकंड डे था, पहले वालों को 30-30 नंबर मिले, वैसे ही हम लोग बाहर हुए। तो वो चीज़ें होती है, लेकिन उस रीज़न को कोई मैटर नहीं करता, कोई नहीं पूछता उस चीज़ को। लेकिन जब सक्सेस होती है ना, उसी को इमेजिन करके चलना है, चाहे 20 बार फेल हो, 30 बार, लेकिन अपने को सक्सेस होना ही है। कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं दूसरा। अल्टरनेटिव है तो याद उस साइड चले जाओ, अल्टरनेटिव मतलब करना है तो यही करना है, वट एवर इट टेक्स। मेरी शुभकामनाएं हमेशा से ही है, पूरी क्लास कोचिंग की तरफ से, सारे स्टाफ की तरफ से, कि आप और आगे बढ़ें और तरक्की करें। और AS और रक्षा मंत्रालय ये आपकी एक शुरुआत है। मैनी things to or much more to achieve. So thank you so much. Wish you all the best.
बीच में पत्रकार महोदय श्री चिनू जी स्वामी विराजे हुए हैं, जोरदार तालियां उनके लिए। और कहूँगा कि भरत सर माला पहनाकर चिनू जी का स्वागत करें माल्यार्पण करके। जितेंद्र जी माला पहनाकर स्वागत करेंगे हमारे बीच में, आज उन्होंने समय दिया है। आप लोगों ने बहुत सारी बातें, पुराना स्टूडेंट है, पुराना नहीं है, रोज कुछ समय बाद मिलने आता है तो मेमोरीज फ्रेश हो जाती है। गजानन टूडी संसार देसर, नाम सुना? संसार देसर गांव, यस सर। वहां से गजानन बिलोंग करते हैं। गवर्नमेंट स्कूल से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। स्ट्रगल का दौर है और कभी कभी गजानन को अभी मोरल डाउन होता है, लेकिन मैं कंधे से कंधा मिला के गजानन के साथ हूं, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। आपको विश्वास है, मुझे विश्वास है 101%। तो सफलता की कहानी सुनी अपने राजेंद्र से, संघर्ष की कहानी गजानन से। गजानन कितना स्ट्रगल कर रहे हो आप, क्या फील होता है बताइए। आपके छोटे बहन भाई इनको थोड़ा संबल मिलेगा इससे जी। थैंक यू सर, पहले आपको और मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा जोर से बोलने की। और बात सर स्ट्रगल की करें तो मैं थोड़ी मतलब मेरी जो स्टोरी में बता देता हूँ। मैं आई थिंक 21-22 में आया था सर के पास। वहाँ पहले BSTC कोचिंग करी मैंने सर से, और उस टाइम किसान का सिलेक्शन हुआ रहा CGL के अंदर। तो मैं सर वहाँ मिले मेरे को, सर बोले भी आप SSC तैयारी करने। मैं आ गया फिर, क्योंकि मैं 5वीं क्लास तक तो था सरकारी स्कूल के अंदर, तो वहाँ पढ़ाई तो करी नहीं। वहाँ क्या होता भाई डेली गए और कुछ खा पिए, वहाँ कीचड़ में था और बढ़िया आ गए। फिर 6th क्लास में गया प्राइवेट स्कूल में, वहाँ इतनी धुलाई हुई मेरी मतलब हर चीज़ मार पड़ती थी सर मेरे को। फिर 7th में मैं आ गया था। 12th मेरी यहीं लोकल मेरे स्कूल है प्राइवेट, वहीं से हुई। फिर उसके बाद सर से मैं कनेक्ट हो गया। तो फिर सर बोले, सर ने SSC के बारे में बताया। मैंने कहा कुछ, मैंने कहा से ठीक है सर कर लेंगे। अब मेरे को कुछ ना तो मैं कोई इंग्लिश मीडियम से, ना मेरे पास कोई मैथ, मैं तो आर्ट्स था बिल्कुल। तो सर बोले कि आपकी मैथ अच्छी होनी चाहिए और इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। मैं तो क्या ही बोला, मैंने कहा सर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर अब मैंने स्टार्ट कर लिया। चैलेंज देता था एडवांस मैथ में कि इसने एक बार क्यों कर लिया था। फिर क्या हुआ कि यहाँ एक सर आया करते थे मैथ पढ़ाने के लिए। वो मेरी डेली बेइज्जती करते थे, मतलब मेरे को अब यहाँ लिखते वो SPCP लिखते, मैं सोचता यार ये हो क्या रहा है। फिर मैंने मतलब मैथ वगैरह करी, फिर मैंने स्टार्ट करी। और मतलब ये था कि भी इतना मेहनत करने के बाद भी ना कहीं अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो रह रही हैं। और कईयों को जैसे जल्दी सफलता मिल जाती, कहीं सोचते कि नहीं 1-1.5 साल के अंदर उन्हें लग जाएंगे। कई बार टाइम लगता है, पता नहीं लगता इन चीज़ों का, क्योंकि हर कोई कोशिश तो पूरी करता है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ सेलेक्ट होने के लिए, ऐसा है कि मैं कोई नहीं कर रहा, पर होता है कई बार नहीं होता, अपने जो चाह रहे हैं नहीं होता। पर क्या पता कुछ अच्छा लिखा हो। तो बाकी यही है, और तो कुछ और कोई डाउट होता आप पूछ सकते हो। इस साल के एंड तक या 27 में अगर यहाँ कोशिश है मेरी, इस मंथ में आऊँगा मैं एक बार जरूर, तो फिर बताऊँगा आपको पूरी। और तो यही मेरा खुद सिलेक्शन के लिए बचा के रख रहे हैं ये। क्योंकि फिर वही है, मेरे को प्रूव भी करना पड़ेगा ना। अब यहाँ मैं बड़ी बातें करके चला गया, फिर वही है सारे ऐसे कहेंगे भी हाँ, फिर मेरे को प्रूव भी करना पड़ेगा, उसके बाद भी बोल पाऊँगा ना कुछ। तो बस यही है कि स्ट्रगल अपनी करना पड़ेगा, इसमें कोई सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। बस मेन बात यही है। तो गजानन ने अपनी कहानी को थोड़ा सा आपके सामने पेश किया, और गजानन भरा हुआ है अंदर से। पर गजानन ये चाह रहे हैं कि सर सिलेक्शन हो जाए, बस एक बार सिलेक्शन हो जाए फिर बताऊंगा। सही है। तो हम सबकी दुआएं काम करेगी, आपकी मेहनत भी फलीभूत होगी। और कई बार ऐसा होता है कि ईश्वर हमारे लिए कुछ बड़ा सेव करके रखता है, तो समय आने पर वो हमें मिलेगा। और अच्छी बात जो गजानन के लिए मुझे ये लगती है कि गजानन को यहाँ पर टकसाना में बहुत अच्छा सर्किल मिला हुआ है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं इसके, जो इसको डांटते भी हैं और जब जरूरत होती है तो हेल्प भी करते हैं। मैं चाहूँगा मेरी गजानन से
मेरा एक क्वेश्चन है कि गजानंद, अब आप किस विद्यार्थी को इतने बड़े हॉल में से किसको चाहेंगे कि यहाँ आके 2 शब्द कहे? कोई एक ऐसा विद्यार्थी जो आपको लगता हो कि इसके पास में है सर कुछ बातें बताने के लिए? सर ये फॉरमन सिलेक्टेड है तो सीजीएल सीजीएल सिलेक्टेड भी है हमारे बीच में। हाँ सर लोग चलिए जोरदार तालियां।